अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ISO 45001 2018 ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। जो ISO का स्टैंडर्ड है रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी के, उसका डे 3 डिस्कस करेंगे। और डे 3 के अंदर जो मेनली हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वो ये है कि रोल ऑफ ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशंस, कि जिनका ऑडिट होना है उन ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या परफॉर्म करना है, और उसके बाद ऑन साइड ऑडिट किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, वो आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशन होगी जिसका ऑडिट परफॉर्म किया जा रहा होगा या जो अपना ऑडिट परफॉर्म करवा रही है। सबसे पहले इनका रोल जो है वो है प्रिपेयर ऑडिट प्रोग्राम। ये पूरे का पूरा ऑडिट प्रोग्राम जो होगा वो बनाएगी, वो मुरतब करेगी। अच्छा, आज से जो है थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बात का इनपुट आ रहा था कि मैं मज़ीद आसान अल्फाज में बयान करूं और उर्दू के भी अल्फाज ऐसे इस्तेमाल ना करूं कि जो एम्बिगुअस हैं, जो मुश्किल का बायस बन रहे हैं, ख़ासकर जो लोग हिंदी बोलते हैं या इस तरह से। तो इसलिए कहा गया, या दूसरी लैंग्वेजेस वाले, तो उस पर ये कहा गया, बार बार इनपुट थी कि आप लेक्चर को बिल्कुल मज़ीद आसान अल्फाज में, तो मैं इतने जो टिपिकल वर्ड्स हैं वो यूज़ करने की बजाय, हाँ, जहाँ पे टर्मिनोलॉजी की ज़रूरत होगी वहाँ पे लाजमी डिस्कस करूँगा। अदरवाइज नॉर्मल वर्ड्स के साथ ही आपके आने के बाद जितने लेक्चर होंगे आपसे बाद, वो सब के सब आसान उर्दू में होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, प्रिपेयर ऑडिट प्रोग्राम जो ये बनाना है, तो इसमें प्रोवाइड ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स के हैं कि किन मकासद के लिए ऑडिट परफॉर्म किया जा रहा है। प्रोवाइड ऑडिट स्कोप, ठीक है, कि स्कोप क्या ऑडिट का, कि कहाँ से कहाँ तक, क्या किस लिए ऑडिट जो है किया जा रहा है। देन प्रोवाइड ऑडिट क्राइटेरिया, और किन क्राइटेरियाज पे, क्या एग्रीड क्राइटेरिया है जिसके ऊपर ऑडिट को परफॉर्म किया जाएगा। एग्रीमेंट ऑन ऑडिट प्लान, फिर एग्रीमेंट प्रिपेयर किया जाएगा उस ऑडिट प्लान के मुताबिक जिसके मुताबिक ऑडिटर ने उसको परफॉर्म करना है। प्रिपेयर फॉर गेटिंग ऑडिटेड, और फिर वो प्रिपरेशन भी करेंगे। प्रिपरेशन वो रिसोर्सेज की शक्ल में हो सकती है, वो ह्यूमन रिसोर्स हो चाहे या आपका मटेरियलिस्टिक रिसोर्स हो, वो सारे का सारा उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लॉजिस्टिक सपोर्ट टू ऑडिटर, अंडरस्टूड है। जब तक उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं मिलेंगे या लॉजिस्टिक्स उन्हें इस्तेमाल करने के लिए चीज़ें नहीं मिलेंगी, उनकी सपोर्ट में नहीं आएंगी ऑडिटर्स की, तो वो कभी भी प्रॉपरली ऑडिट को परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। टॉप मैनेजमेंट प्रेजेंस इन ओपनिंग क्लोजिंग मीटिंग, ये बड़ी अहम बात है कि जब भी ऑडिट की ओपनिंग मीटिंग हो या क्लोजिंग मीटिंग हो, तो आपने एक बात मेक श्योर करनी है कि उस क्लोजिंग और ओपनिंग मीटिंग में टॉप मैनेजमेंट मौजूद हो। इसकी रीजनिंग ये है क्योंकि टॉप मैनेजमेंट जो है वो इसको परफॉर्म करवा रही है। ठीक हो गया। अब बाद में ये पता चले कि ऑडिटर भी थर्ड पार्टी आया, ऑडिट कर गया, ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन भी इंगेज रही, और टॉप मैनेजमेंट कहेगी भाई स्कोप नहीं प्रॉपरली एड्रेस किया गया या ऑब्जेक्टिव्स प्रॉपरली नहीं बताए गए, तो इसलिए टॉप मैनेजमेंट का होना लाजमी बात है। कोऑपरेशन विद ऑडिटर्स इन कलेक्टिंग एंड वेरीफाइंग एविडेंसेस ड्यूरिंग द ऑडिट, और इस चीज़ में भी आप मदद फराम करेंगे ऑडिटर्स को कि वो एविडेंसेस को, शवायद को इकट्ठा करें, उसके बाद उनको वेरीफाई करें। वेरीफाई करने का पर्पस क्या है कि जो एविडेंसेस उनको मिले हैं वो दुरुस्त है या वो हकीकत के बहुत ज़्यादा करीब हैं, मतलब हकायक पे मबनी, फैक्चुअल होने चाहिए वो। ठीक है। एग्रीमेंट ऑन करेक्टिव एक्शन प्रोग्राम, फिर उसके बाद एग्रीमेंट तैयार होगा कि ये करेक्टिव एक्शन प्रोग्राम है। टाइमली करेक्टिव प्रिवेंटिव एक्शन फॉर फॉलो अप ऑडिट। नेक्स्ट इसमें जो चीज़ आती है वो है ऑडिट टीम कंपोजिशन एंड अदर रोल्स। अब इस ऑडिट टीम कंपोजिशन में ये दूसरे रोल, इससे रिलेटेड दूसरे रोल क्या होंगे, मतलब वो कौन से लोग होंगे जो ऑडिट टीम कंपोजिशन का में शामिल, मतलब टीम की जो कंपोजिशन होगी ऑडिट की, उसमें कौन लोग शामिल होंगे। लीड ऑडिटर्स होंगे, टेक्निकल एक्सपर्ट्स होंगे,
ट्रांसलेटर्स होंगे, अगर लैंग्वेज बैरियर है, किसी वजह से लैंग्वेज का इशू आ रहा है, तो ऐसी सूरत में ट्रांसलेटर्स मौजूद होंगे, ऑब्जर्वर्स मौजूद होंगे, कंपनी गाइड मौजूद होगी, टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन वो मौजूद होगी, देन क्लाइंट और क्लाइंट रैप, क्लाइंट का रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पे मौजूद होगा। ऑडिट टीम कॉम्पिटेंस, आपने देखा होगा कि हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर हर चीज़ के लिए कॉम्पिटेंस को या कॉम्पिटेंट पर्सन को बहुत ज़्यादा बार बार डिस्कस किया जाता है, या इसको एक लाजमी हिस्सा पार्ट बनाया गया है। किसी भी आपका कोई भी आप काम करते हैं तो उसमें कॉम्पिटेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो इसी तरह ऑडिट टीम, क्योंकि वो पूरे सिस्टम का ऑडिट कर रही है, एक सिस्टमैटिक एवेल्युएशन कर रही है, क्रिटिकल रिव्यू ले रही है, तो ऐसी सूरत में इस टीम का भी कॉम्पिटेंस लेवल जो है वो या कॉम्पिटेंसी जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए जो इस काम के लिए रिक्वायर्ड है। अब उसमें क्या क्या आएगा? मैनेजमेंट सिस्टम नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज, एग्जांपल टेक्निकल, इंडस्ट्री से स्पेसिफिक नॉलेज टेक्निकल हो सकता है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आपके पास कॉम्पिटेंस क्या है कि इफ़ यू आर परफॉर्मिंग एन ऑडिट इन द फील्ड ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, क्या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अगर आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे हैं तो यू शुड हैव इंडस्ट्री नॉलेज ऑफ व्हाट, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ठीक है। तो इसमें आपने इंडस्ट्री स्पेसिफिक नॉलेज, मतलब जिस इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन का मैकेनिकल है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रिकल, ऑयल एंड गैस है तो ऑयल एंड गैस, तो इस तरह से आपको इसके बारे में इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। आगे जी हमारे पास आता है इंडस्ट्री स्पेसिफिक लीगल रिक्वायरमेंट्स एवेल्युएशन स्किल्स। अब इंडस्ट्री की स्पेसिफिक, अब वो तो टेक्निकल नॉलेज है ही है, अब इंडस्ट्री में लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है वो आपने एवेल्युएट करनी है। देन लेटेस्ट इनोवेशन एंड अप टू डेट नॉलेज, मतलब कि जो चीज़ें आ चुकी हैं, अपडेट हुई हैं, उनको भी सामने रखते हुए वो करे। ऐसा ना हो कि वो ऑर्गेनाइजेशन अप टू डेट हो और उसमें क्या है कि ऑडिट टीम वो लैग कर रही हो, तो वो नई टेक्नोलॉजी की बजाय पुरानी ही टेक्नोलॉजी या पुराने ही प्रोसीजर्स के ऊपर, प्रोसेसेस के ऊपर उनको बाउंड करने की कोशिश करे, या एनसीआर जनरेट कर दे कि ये काम इस तरह से नहीं हो रहा था। हालांकि कई जगहों पे ऐसा होता है कि ऑडिट टीम की कॉम्पिटेंस जो है वो जो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उससे कम होने की वजह से, उसे लैग करने की वजह से भी वो उनका ऑडिट फेल कर देती है। लेकिन टेक्निकली यहाँ पर जो गलती होगी वो ऑडिट टीम की होगी, ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं होगी। लेटेस्ट इनोवेशन एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स एंड ऑडिट स्पेसिफिक स्किल्स, अपना इनपुट क्या दे सकता है, ठीक है। पर्सनल एट्रीब्यूट से मुराद ये है कि जो ऑडिट टीम में इंडिविजुअल्स हैं उनकी ज़ाती इंट्रापर्सनल स्किल्स क्या हैं, आया वो जो पूछना चाह रहे हैं प्रॉपरली पूछ पा रहे हैं, या जो कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं उनकी जो इंट्रापर्सनल स्किल है वो कितने अच्छे से उनको ये कम्युनिकेट करने में मदद दे रही है। एंड ऑडिट स्पेसिफिक स्किल्स, और जो ऑडिट से रिलेटेड जो स्किल्स रिक्वायर्ड है कितने उसके अंदर वो साउंड है, मतलब कितने उसके अंदर वो माहिर है, कितनी उनको महारत हासिल है इन स्किल्स के अंदर, ये भी उसके अंदर ही शामिल होगा। एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्टीज टू अचीव ऑडिट ऑब्जेक्टिव, ये तो अंडरस्टूड है जी। अगर तजुर्बा नहीं है उसके पास, ठीक है, तो हमारा जो कॉम्पिटेंस है, कॉम्पिटेंस में जो कैट है, नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, तो हमारी तो कॉम्पिटेंस कंप्लीट ही नहीं होगी जब तक कि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, ठीक है। तो आपने उसका जो एक्सपीरियंस होना है ये कॉम्पिटेंस का फोर्थ पार्ट है, ये चौथा जुज है, तो इसलिए कॉम्पिटेंस का होना लाजमी है। देन ऑडिटर पर्सनल एट्रीब्यूट्स में क्या होगा, ठीक है, जो मैंने अभी बात की ना कि उसकी इंट्रापर्सनल स्किल्स में क्या होगा, डिसीजन ले सके कि कब क्या करना है, कैसे करना है। सेल्फ रिलायंट, उसको पता हो कि सेल्फ रिलायंट है वहाँ पे भी नहीं, मतलब उसको अपनी स्किल्स की वजह से टेक्निकल नॉलेज, अपना एक्सपर्ट नॉलेज, कॉमन नॉलेज के भी हाथ पे वो सेल्फ रिलायंट होना चाहिए कि मतलब मैं इन चीज़ों को जिस तरह से करने का कि वो हक अदा करूँगा। एक्टिंग विद फॉर्टिट्यूड, ओपन टू इम्प्रूवमेंट,
कल्चरली सेंसिटिव, कोलैबोरेटिव, मतलब यकजा होके और ओपन टू इम्प्रूवमेंट। वो ये ना सोचे कि भाई मैंने जो कह दिया हरफ आखिर है, कहीं पे उसको अगर थोड़ी बहुत गलती लग गई है तो वो ड्यूरिंग ये नहीं कि उसको पढ़ने के लिए वापस चला जाएगा, वहीं पे बैठ के उसको एडजस्ट करने का, हाँ ठीक है मैं ये लैग कर रहा था चीज़, तो उसको इम्प्रूवमेंट अपने ऊपर भी लाए, क्योंकि एक्सपीरियंस इसी से गेन होगा। वो उसके पास जो पहले भी एक्सपीरियंस आया वो इसी तरह गेन हुआ कि बहुत सारी चीज़ें उसको मालूम नहीं थी, या किसी भी ऑडिटर को बहुत सारी चीज़ें, हर वर्क प्लेस डिफर कर रही होती है, हर वर्क प्लेस उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस, नई चीज़ें आ रही होती हैं। तो जब तक कोई भी ऑडिटर इम्प्रूवमेंट का मादा अपने अंदर नहीं रखता या अपने अंदर ये सलाहियत नहीं रखता कि वो इम्प्रूव कर सके, तो फिर वो उसका कभी एक्सपीरियंस जो है वो इम्प्रूव नहीं होगा। ठीक है जी। अब ऑडिटर स्किल्स, ऑडिटर की स्किल्स क्या है, ऑडिट प्रिंसिपल क्या है, असूल क्या है, प्रोसीजर तरीकेकार और तरीकेकार क्या है। कलेक्ट एंड, अब ये करेंगे क्या ऑडिटर्स के, ठीक है, कलेक्ट एंड वेरीफाई इंफॉर्मेशन। इनका काम है कि इंफॉर्मेशन को यकजा करें, इकट्ठा करें, उसके बाद वेरीफाई करें। वेरीफाई क्यों करेंगे कि आया जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है ये हकाइक पे मबनी है या कि नहीं। सिचुएशनल अवेयरनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस में आपकी जो चीज़ ज़्यादा असरअंदाज होती है वो आपका जो है वो इंटरपर्सनल स्किल है कि आप सिचुएशन को रीड कितना अच्छा करते हैं। ठीक है, क्या आप हर तरह की सिचुएशन में एक ही तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो ये आपके ऑडिट के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट लाएगा। ठीक है, तो सिचुएशन को अगर कोई ऑडिटर रीड नहीं कर सकता या रीड नहीं करता, देन काफ़ी डिफ़िकल्टीज उसको फेस करनी पड़ेंगी और उसकी जो इस इंडस्ट्री के अंदर ऑडिटिंग परफॉर्म करने के अंदर जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। प्रिपेयर एंड यूज फॉर डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट ऑडिट फाइंडिंग्स, प्रिपेयर ऑडिट रिपोर्ट्स, कम्युनिकेट इफेक्टिवली। ठीक है, ये भी, इसका भी किसी जगह पे ताल्लुक इंट्रापर्सनल स्किल के साथ है, जैसा मैंने पहले बताया। अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ रिस्क एसोसिएटेड विद ऑडिटिंग, मतलब कि वर्क प्लेस को छोड़ दें, ऑडिटिंग क्योंकि खुद भी एक प्रोसेस है। ठीक है, एक आप प्रोसेस कह लें, एक प्रोसीजर कह लें, तो उसके साथ भी, उसके परफॉर्म करने के साथ भी रिस्क जनरेट होते हैं। तो उसको पता हो कि इस ऑडिट को परफॉर्म करते हुए मुझे एडिशनल कौन से रिस्क इसके अंदर ऐड अप हो सकते हैं, कौन से रिस्क इसके साथ जुड़ चुके हैं या जुड़ जाएंगे, चुके तो नहीं, जो आगे आने ऑडिट के दौरान इसके साथ जुड़ जाएंगे, तो उसको उनके बारे में मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। आगे जी, मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड की क्या सिस्टम स्टैंडर्ड्स क्या काम कर रहे हैं, उनको मैनेज कैसे किया जाए, उसके सारी उसके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम स्टैंडर्ड्स, इंटरेक्शन बिटवीन द कंपोनेंट्स ऑफ द मैनेजमेंट सिस्टम, ये बड़ी चीज़ है कि वो सिस्टम को लेके चले, हर उसके पार्ट को अलग अलग ना कर दे, जो उसके जुज हैं, पार्ट हैं, हिस्से हैं, उनको अलग अलग ना करे, बल्कि उनको एक ताल्लुक के साथ ले जाते हुए एक फाइनल प्रोडक्ट की तरफ जाए, एक फाइनल जो है आउटपुट की तरफ जाए, एक फाइनल रिजल्ट की तरफ जाए। मतलब वो मैनेजमेंट सिस्टम के किसी भी हिस्से को मिस भी ना करे, किसी को ज्यादा प्रायोरिटी भी ना दे, बल्कि जो प्रोपोर्शनेट है, जो प्रोपोर्शन बनती है, उसकी प्रोपोर्शन बनती है, वही उसको देते हुए सिस्टम को आगे चलाए। रिकग्नाइजिंग द हायरार्की ऑफ रेफरेंस डॉक्यूमेंट, हायरार्की, हाँ हायरार्की बोलते हैं जी सीक्वेंस को, ऑर्डर को। बहुत सारे लोग जो हेल्थ एंड सेफ्टी में मौजूद है उनको पता है कि हायरार्की एक ऐसा सीक्वेंस है, एक ऑर्डर है जिसमें आप अपनी मर्जी के मुताबिक रद्दो बदल नहीं कर सकते। उसमें जो चीज़ पहले है वो पहले है, जो बाद में है वो बाद में है। तो इसी तरह आपने रेफरेंस जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी भी हायरार्की को सामने रखना है। ऐसा नहीं कि एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो लास्ट स्टेज का तो वो पहली स्टेज पे आपने इनपुट कर दिया या वो वहां पर आपने यूज कर दिया, ऐसा नहीं होगा। तो आपने रिकग्नाइज करने का मतलब क्या है कि आपको ये समझ हो, आप ये पूरी तरह से जानते हो कि कौन सा डॉक्यूमेंट किस जगह पे एज अ रेफरेंस हमने यूज करना है। एप्लीकेशन ऑफ द रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स टू डिफरेंट ऑडिट सिचुएशन। ठीक है, अब इन रेफरेंस डॉक्यूमेंट को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं डिफरेंट ऑडिट सिचुएशन पे। ठीक है, काफी सारी डॉक्यूमेंट्स ऐसी हो जाएंगी कि जो आप डिफरेंट सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं।
तो वो बार बार बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर बात वही है कि आपके अंदर इंट्रापर्सनल स्किल में क्या है, सिचुएशन हैंडलिंग आपको बहुत अच्छे तरीके से ऑडिट के दौरान आनी चाहिए। देन वी हैव ऑडिटर स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशनल टाइप्स, गवर्नेंस, साइज, स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड रिलेशनशिप्स, जनरल बिजनेस एंड मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स, कल्चरल एंड सोशल एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिटी। ये जो है ना, ये याद रखिएगा कि कल्चरल, सोशल एंड एथिकल को आप जहन में रखेंगे कि कुछ चीज़ें कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एज अ कल्चरल चल रही होती हैं, सोशल चल रही होंगी, ठीक है, या एथिकल है, तो उनको आप थोड़ा सा माइंड में रखेंगे। आप बिल्कुल भी उनको अवॉइड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी उनसे जान छुड़ा नहीं सकते। Then what we have, auditor skill applicable legal and contractual requirement। अब लीगल वो है जो ऑडिट परफॉर्म करने के लिए लीगल है। अब कंट्रेक्चुअल रिक्वायरमेंट क्या है, जो ऑडिटर का ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि क्या स्कोप होगा, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, ठीक है, क्या क्राइटेरिया होगा, इन सब चीजों को वहां पे पहले से उसके मुताबिक जो है ना अरेंज किया जाएगा। कैसे, लॉज एंड रेगुलेशन एंड देयर गवर्निंग एजेंसीज वो डिसाइड होंगी, बेसिक लीगल टर्मिनोलॉजी क्या है, और कंट्रैक्टिंग एंड लायबिलिटी। कंट्रैक्टिंग कि किस चीज के लिए ऑडिटर और ये ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हैं, और लायबिलिटी, और किसके ऊपर लायबिलिटी है, किस चीज की, तो दोनों तरफ उनको बराबर ख्याल करना होगा। अब जी, ह्यूमन एक्सटेंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट बिटवीन द ऑडिटर एंड द ऑडिटी, इसमें एक ह्यूमन इंटरेक्शन है, एक नो ह्यूमन इंटरेक्शन है, ठीक हो गया। अब उसमें हम जब देखते हैं लोकेशन ऑफ द ऑडिटर ऑन साइट और रिमोट। ऑन साइट होता है कि वर्क प्लेस पे ऊपर जाके, और रिमोट डेस्कटॉप हो सकता है, कंप्यूटर के जरिए, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। अब ह्यूमन इंटरेक्शन में क्या होगा, ऑन साइट तो कंडक्टिंग इंटरव्यूज, कंप्लीटिंग चेकलिस्ट एंड क्वेश्चनरीज विद ऑडिटी पार्टिसिपेशन, मतलब जिसका ऑडिट हो रहा है उसको इन्वॉल्व करके चेकलिस्ट और क्वेश्चनरीज वगैरह कंप्लीट करवाए जाएंगे। कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट रिव्यू विद ऑडिटी पार्टिसिपेशन, सैम्पलिंग। रिमोट में क्या होगा, वाया इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मीन कंडक्टिंग इंटरव्यू, कंप्लीटिंग। अब इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन मीन्स में क्या है कि अगर आपने किसी ऐप के जरिए अगर ऑडिट कर रहे हैं, किसी ऐप के जरिए इंटरव्यू कर रहे हैं, तो फिर उसके वो आपको लवाजमात, उसके एस्पेक्ट्स जो हैं, जो उसकी खूबियाँ हैं, वो पूरी करनी पड़ेंगी। जैसे कि उसमें रिकॉर्डिंग फैसिलिटी मौजूद हो, उस ऐप के अंदर वीडियो हो, ताकि मालूम हो कि किससे बात किया जा रहा है, और उससे जो कम्युनिकेशन की जा रही है उसको रिकॉर्ड करने की सहूलत से अगर कुछ चीज़ रह जाती है तो बाद में वो आसानी उसको दोबारा सुन के कर सकता है। कंडक्टिंग इंटरव्यूज, कंप्लीटिंग चेकलिस्ट एंड क्वेश्चनरीज, कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट रिव्यू विद ऑडिटी पार्टिसिपेशन, दोनों बातें हैं। ऑन साइड में फेस टू फेस होगा, इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। रिमोट में क्या, इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व है लेकिन आपके कैमरे के, या वो अपनी जगह पे मौजूद है, आप अपनी जगह पे मौजूद है, और किसी भी ऐप, जूम, स्काइप या इसकी मदद से आप उसको परफॉर्म कर रहे हैं। नो ह्यूमन इंटरेक्शन में अब ह्यूमन रिसोर्स निकल गया, बाकी जो रिसोर्सेज है, मटेरियल है, वो उन चीज़ों की वो बात कर रहा है। कैसे, कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट रिव्यू, रिकॉर्ड्स, डाटा एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्क परफॉर्म, कंडक्टिंग ऑन साइट विजिट, कंप्लीटिंग चेकलिस्ट, सैम्पलिंग एग्जांपल प्रोडक्ट्स। कंडक्टिंग डॉक्यूमेंट रिव्यू मतलब कि पहले में क्या है कि दोनों में तो वो डेस्कटॉप, ऑन साइट, रिमोट और ऑन साइट का आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ह्यूमन इंटरेक्शन में ह्यूमन से, वर्कर से, इंडिविजुअल से, इंसानों से रिलेटेड जो जो चीज़ें होंगी वो डिस्कस होंगी। नो ह्यूमन इंटरेक्शन में ऐसी चीज़ें जैसा डॉक्यूमेंट हो गए, रिकॉर्ड हो गए, डाटा एनालिसिस हो गए, आपसे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर कर ली, तो ये सारी चीज़ें जो होंगी ये नो ह्यूमन इंटरेक्शन में आएंगी। देन प्लानिंग फॉर स्टेज 2 ऑडिट, नीड टू प्लान फॉर स्टेज 2। अब वो तो पहले हम स्टेज 1 में प्लान करते रहे, क्या होगा, कैसे होगा, ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, ऑडिटर के क्या है, ऑडिटर की स्किल्स क्या है, कॉम्पिटेंस क्या है, वो तो हमने सारी चीजें उसके अंदर डिस्कस कर ली हैं। अब हम डिस्कस करते हैं प्लानिंग फॉर स्टेज 2 ऑडिट। नीड टू प्लान फॉर स्टेज 2 ऑडिट, प्लान प्रिपेयर्ड एंड कम्युनिकेटेड, के प्लान बनाया जाए और कम्युनिकेट किया जाए, उसको फैलाया जाए। नंबर एंड नेम ऑफ ऑडिटर डिसाइडेड फॉर ऑन साइड ऑडिट। अब वो क्या कर रहे हैं कि कौन कौन से ऑडिटर और कितनी तादाद में होंगे ऑन साइट ऑडिट परफॉर्म करने के लिए। टेक्निकल असेसर्स इंक्लूडेड,
लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड पब्लिक इमेज क्या है, ठीक हो गया। कॉम्पिटेंसी ऑफ ऑडिटर्स इंश्योर्ड, इनिशियल कॉन्टैक्ट विद ऑडिटी बाय लीड ऑडिटर, उससे राब्ता करेगा, उस ऑडिटी से मुराद यहाँ पे अब ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। नेसेसरी लॉजिस्टिक अरेंजमेंट्स, उसको बता देगा भाई ये अरेंजमेंट्स करो। वो फिर अब कॉन्ट्रैक्ट पे है कि क्या क्या फैसिलिटी ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन ने देनी है और क्या जो उसको पे किया जा रहा है ऑडिटर को उसने वहां से अरेंज करना है। हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। अब जी आ गया ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं क्या। ऑडिट क्लाइंट एंड ऑडिटी, नॉट नेसेसरी टू बी द सेम, सेकंड पार्टी, क्लाइंट इज द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्टिंग द ऑडिट, ठीक है। नॉट नेसेसरी टू बी द सेम, सेकंड पार्टी मतलब कि जो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो लाजमी नहीं कि उसी ने रिक्वेस्ट किया हो, ठीक हो गया। तो वो उसमें क्या ऑडिट क्लाइंट जो है वो डिफरेंट हो सकता है। क्लाइंट इज द ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्टिंग द ऑडिट, ऑडिटी इज द ऑर्गेनाइजेशन बीइंग ऑडिट। फॉर थर्ड पार्टी ऑडिटिंग क्लाइंट एंड ऑडिटी आर नॉर्मली द सेम। उसने यहाँ पर जो इसको बात को डिस्कस किया, लेकिन ये इसी तरह है कि आपने जब ऑडिट करना है ना, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा परफॉर्म, यहाँ पे जो बात की जा रही है क्लाइंट इज ऑर्गेनाइजेशन रिक्वेस्टिंग द ऑडिट, तो ये डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कंट्रैक्टर हैं और क्लाइंट आपका और है और क्लाइंट अरेंज कर रहा है ऑडिट को, तो देन ये सिनेरियो आपका बनेगा इसके अंदर। अच्छा, ये आपकी एक क्विज है। अब क्विज क्या है, बेहतर तरीका यही है, जो एक सिलसिला हमारा चल रहा है कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि अंडर विच सर्कमस्टांसेस द क्लाइंट एंड ऑडिटी में बी डिफरेंट इन थर्ड पार्टी ऑडिटिंग, और इसका जो आंसर है जिसका आप पहले से मुझे व्हाट्सएप कर देते हैं या ईमेल कर देते हैं, तो वो आपने बना के मुझे ईमेल या व्हाट्सएप कर देना है। थैंक यू। अच्छा, आगे जी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटी, ठीक है। अब वहां पे जो बातें हुई हैं वही तकरीबन कुछ रिवाइज होंगी जो हम पहले थोड़ी सी डिस्कस की हैं। मेक रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर द ऑडिट प्रोग्राम, एग्रीमेंट ऑन ऑडिट प्लान एंड ऑडिट स्केड्यूल, ये स्टेज 2 से रिवाइज डिस्कशन हो रही है, अदरवाइज अप्रोक्सीमेटली ये वही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ऑडिटी की रोल है जो हम स्टेज 1 में डिस्कस कर चुके हुए हैं। प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू ऑडिटर्स, हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इश्यूज, लॉजिस्टिक सपोर्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट, कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑडिट प्लान, टाइमली एंड इफेक्टिव करेक्टिव एक्शन जो आप पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट एज पर प्लान, फैक्ट बेस्ड एविडेंस कलेक्शन। अब ये वो तो ऑडिटी की थी ना, जो चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब ऑडिटर का क्या है, टाइमली कंप्लीशन ऑफ ऑडिट एज पर प्लान, जो ऑडिट प्लान डेवलप किया गया था उसके मुताबिक उस टाइम के अंदर अंदर वो ऑडिट को कंप्लीट करे। फैक्ट बेस्ड एविडेंस कलेक्शन, हकायक पे मबनी, दाएं बाएं की बातों पे नहीं जाएगा। एफिशिएंट सैंपल सिलेक्शन, एफिशिएंट ये है कि जो सैंपलिंग भी कर रहा है ना, अगर सारी चीजें नहीं उठा सकता पूरी एज अ होल वो उसको ऑडिट नहीं कर सकता, तो जो सैंपल उठा रहा है तो वो सैंपल जो है ना एफिशिएंट हो, मतलब एफिशिएंट से मुराद के मौसर हो, वो जो आउटपुट लेना चाह रहा है वो आउटपुट उससे मिले, ठीक है। आइडेंटिफाई एनसीआर हैविंग सिग्निफिकेंट, जो नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट फौरन से आइडेंटिफाई करे भाई ये एनसीआर है और उसको बताए। प्रोफेशनल कंडक्ट, प्रोफेशनली वहां पे बिहेव करे। कम्युनिकेशन विद लीड ऑडिटर, असिस्ट लीड ऑडिटर इन रिपोर्ट फॉर्मुलेशन, और जो लीड ऑडिटर को मावनत करेगा, मदद करेगा कि वो बनाए, क्या बनाए, वो जो ऑडिट रिपोर्ट उसने बनानी है। असिस्ट सीबी इन टीम सिलेक्शन, कि जो टीम होगी, लीड ऑडिटर की अब बात आ रही है, लीड ऑडिटर क्या करेगा, जब सर्टिफिकेशन बॉडी टीम बना रही होगी तो उसको असिस्ट करेगा। इफेक्टिव डेस्क ऑफ ऑडिट, इफेक्टिव डेस्क ऑफ ऑडिट क्या है कि लीड ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डेस्क ऑफ ऑडिट जो है ना, जिसमें वो डॉक्यूमेंट्स और सारी चीजें कलेक्ट की जाती हैं, तो वो इफेक्टिव हो ताकि नए सिरे से स्टेज 2 पे आके काम करना ना पड़े। ऑडिट प्लान देगा। टाइम मैनेजमेंट, मैनेज द ऑडिट टीम, इंश्योर क्वालिटी वर्क ऑफ अदर टीम मेंबर्स, मतलब कि मैं लीड ऑडिटर हूँ तो बाकी भी जो ऑडिटर्स हैं मेरे साथ हैं वो क्वालिटी वर्क ही करें, मतलब हम उनको तजर्बे के लिए या एक्सपेरिमेंट करने के लिए ना लेके जाएं, बल्कि वो भी क्वालिटी वर्क करते हुए ऑडिट परफॉर्म करें। प्रोफेशनल कंडक्ट इन डाइवर्जिंग ओपिनियंस, ठीक है, उसमें प्रोफेशनली बिहेव करें। कम्युनिकेशन विद द टीम मेंबर्स एंड ऑडिटी,
कंक्लूडिंग ऑडिट, इसने ऑडिट को फाइनल भी इसने करना है कि भाई किस तरफ गए हैं, क्या हुआ, किस तरह के रिमीडियल एक्शंस रिक्वायर्ड हैं, क्या एनसीआर जनरेट हुई है, नॉन कन्फर्मिटी रिपोर्ट, वो सारी चीज़ें। फॉर्मुलेटिंग ऑडिट रिपोर्ट इन कंसल्टेशन विद टीम, इंश्योर वैल्यू एडेड ऑडिटिंग, क्लोजिंग मीटिंग, सीए प्रोग्राम एंड फॉलो अप, ठीक है, रिकमेंडेशंस टू सीबी, और उसके बाद रिकमेंडेशन देगा सर्टिफिकेशन बॉडी को कि भाई इनको इनिशियल देनी है, इनको परमानेंट देनी है, इनको किस तरह से या अवार्ड नहीं करनी है, तो वो फिर रेकमेंड करेगा। अच्छा, अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑब्जर्वर, डज नॉट टेक पार्ट इन कंडक्टिंग ऑडिट, ये ऑडिट के में कंडक्ट करते हुए कोई भी रोल अदा नहीं करेगा। ऑब्जर्व ऑल ऑडिट एक्टिविटी विद ड्यू प्रोफेशनलिज्म, ये सिर्फ ऑडिट एक्टिविटीज को ऑब्जर्व करेगा। किसको? ऑडिट एक्टिविटीज को। क्यों? क्योंकि ऑडिटी को तो ऑलरेडी ऑडिटर, लीड ऑडिटर सब लगे हुए हैं ना, ठीक है, और ऑडिटी अपने बिहाफ पे भी परफॉर्म कर रहा है, तो उसको नहीं देखने की जरूरत। यहाँ पे ऑब्जर्वर क्या करेगा? ऑडिट एक्टिविटीज को होते हुए देखेगा। बी प्रेजेंट इन ओपनिंग, क्लोजिंग एंड एनी इंटरिम मीटिंग्स, के कोई भी मीटिंग आ जाती है, ओपनिंग हो, क्लोजिंग हो, इंटरिम हो, उसके ऊपर वो मौजूद होना चाहिए। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ गाइड। अच्छा, गाइड क्या करेगा? गाइड बेसिकली, गाइड्स जो होते हैं इनका काम होता है कि अब जो ऑडिटर है, लीड ऑडिटर है, जो ऑडिट करने आए हुए हैं, वो हर चीज में, वो हर तरीके से माहिर नहीं हो सकते, तो उनको बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी चीजों में गाइडेंस रिक्वायर्ड है। तो वो जो है ना, वो उसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या, गाइड्स अपॉइंटेड बाय द ऑडिटी। पहली बात है ऑडिटी इसको करेगा। देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड इंक्लूड द फॉलोइंग: असिस्ट द ऑडिटर in identifying particular process owners, arranging access to specific location of the auditee। देखिए, वो पूरा गाइड नहीं होता। जिसका इसकी आप एक आम एग्जांपल ऐसे ले लें कि आप टूरिस्ट हैं, आप किसी एक घूमने फिरने जाते हैं, अब वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं पता, तो वो गाइड का एक कॉन्सेप्ट होता है जो साथ जाके हर जगह दिखाता है, जगह आपको बताएगा, जगह आपको दिखाएगा, ठीक है, तो उसको हम गाइड बोलते हैं। तो वो गाइड अब ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन देगी कि ताकि पता चल सके भाई उसको जब जब ज़रूरत है ऑडिटर को, ऑडिटर टीम को, तो वो आसानी से रिसोर्सेज तक या लोकेशन तक पहुंच सकें। इंश्योरिंग लोकेशन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोसीजर, ये ज़ाहिर बात है कि ऐसा नहीं है कि ऑडिटर्स आए हैं तो वो अपनी सिक्योरिटी और सेफ्टी का ख्याल ना रखें। विटनेसिंग द ऑडिट ऑन बिहाफ ऑफ द ऑडिटी, वो ये भी विटनेस करेंगे जी फलां जगह के फलां चीज़ को इस तरह से देखा। असिस्ट ऑडिट टीम इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, ये अब गाइड की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अच्छा जी, अब आता है ऑडिट, गाइड डिस्कस हो गया जी। ऑडिटर कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि बेसिकली ऑडिटर जो है, व्हाट इज कॉन्फिडेंशियलिटी, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटर कॉन्फिडेंशियलिटी, रोल ऑफ ऑडिटर फॉर मेंटेनिंग कॉन्फिडेंशियलिटी, आउटकम इफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज ब्रीच, सर्टिफिकेशन बॉडी, ऑडिटर, क्लाइंट, ऑडिट, ठीक है। अब पहली तो बात है कॉन्फिडेंशियल ये है कि ऑडिटर इस बात का ख्याल करे कि भाई जिस ऑर्गेनाइजेशन का वो ऑडिट कर रहे हैं तो उनकी, अगर उनके पास जैसा एनसीआर जनरेट होती हैं, अगर उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नॉन कंप्लायंस है, नॉन कंफर्मिटी है, नॉन कंफॉर्मेंस है, तो वो उसको अपने तक रखेगा। जो सर्टिफिकेशन बॉडी है उस तक जाएगा या ऑडिटर तक होगा। क्यों होगा? क्या कि अगर ये कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रीच होती है, टूटती है, तो क्या है कि जो ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन है वो सफ़र कर सकती है मार्केट के अंदर, कि जब ऑडिटर इस चीज़ को पॉइंट आउट करता है ये भी मसला है, वो भी मसला है, तो वो उस चीज़ को उस इंडस्ट्री में मौजूद बाकी लोग कैश कर सकते हैं। तो ऐसी सूरत में ऑडिटर शुड बी कॉन्फिडेंशियल, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी वो बरकरार रखेगा। किसी भी सूरत वो कोई भी इंफॉर्मेशन मां सवाए सर्टिफिकेशन बॉडी के किसी को भी नहीं देगा कि जिससे किसी भी तरह की नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्रिएट हो। और ये इवन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी चीज़ मौजूद होती है कि कॉन्फिडेंशियलिटी को बरकरार रखा जाएगा हर सूरत। नेक्स्ट ही हमारे पास आता है कंडक्टिंग ऑन साइट ऑडिट। अब ये वो हालत है, पहले हमने स्टेज 1 प्लानिंग की, 2 प्लानिंग की, अब हम आ गए हैं कि कंडक्टिंग ऑन साइट ऑडिट।
कि हम ऑन साइड ऑडिट कैसे कंडक्ट करेंगे या कैसे कंडक्ट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर अब हम डिस्कशन करेंगे। कंडक्टिंग ऑन साइड ऑडिट। अब कंडक्टिंग ऑन साइड ऑडिट की तरफ हम आगे बढ़ते हैं कि हमने ऑन साइड ऑडिट कैसे परफॉर्म करना है। ऑन साइड ऑडिट में सबसे पहले आपको ओपनिंग मीटिंग परफॉर्म करनी होती है, ठीक है जी। आप उसके ऊपर क्या करेंगे कि आप उसके ऊपर ओपनिंग मीटिंग जो है वो परफॉर्म करेंगे कि कैसे हमने ऑडिट करना है, किस तरह से करना है, इंडिविजुअल्स क्या इन्वॉल्व होंगे, सारी चीज़ें उसके अंदर डिस्कस होंगे। हु शुड अटेंड। अब ये ओपनिंग मीटिंग जो है ये कौन अटेंड करेगा? लीड ऑडिटर एंड ऑल द टीम मेंबर्स। लीड ऑडिटर और तमाम उसकी टीम के मेंबर। टॉप मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन। Managers and director of the organization, auditee organization. Client representative in case of second party audit. मतलब client representative तब आएगा जब contractor जो है वो auditee organization है और client ने request कर दी है audit के लिए और वो बाहर से audit हो रहा है। Minutes of the meeting are to be documented for second and third party audits. मिनट्स ऑफ मीटिंग से मुराद ये यहाँ पे कि जो मेन डिस्कशन या मेन चीज़ें ऑडिट के दौरान डिस्कस हुई यहाँ पे मीटिंग की, वो जो है वो डॉक्यूमेंटेड कर ली जाएंगी। एजेंडा ऑफ ओपनिंग मीटिंग क्या है? अब एजेंडा ऑफ ओपनिंग मीटिंग्स, कंफर्म द एग्रीमेंट ऑफ ऑल पार्टीज, टीम इंट्रोडक्शन होगा उसके अंदर, ensure that all planned audit activities can be performed, confirmation of the audit objective, scope and criteria कि जिस मकसद के लिए वहाँ पर मौजूद थे या जो ऑडिट प्लान के अंदर प्रोवाइड किया गया था। मतलब ये ऑडिट प्रोग्राम के अंदर ये चीज़ें डिस्कस हुई थी और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऑडिटी ऑर्गेनाइजेशन की, तो उसको यहाँ पे कंफर्म कर दिया जाएगा। ऑडिट मेथड्स, कम्युनिकेशन चैनल्स ड्यूरिंग ऑडिट और ऑडिट लैंग्वेज क्या होगी, और अगर ऑडिट लैंग्वेज डिफर कर रही है देन फिर आपको वही बात है ट्रांसलेटर वगैरह प्रोवाइड करने पड़ेंगे। अपडेट ऑफ ऑडिट प्रोग्रेस, रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ये वही बात मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि ऑडिटर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी आयद होती है। हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज, मेथड ऑफ रिपोर्टिंग ऑडिट फाइंडिंग कि किस तरीके से ऑडिट फाइंडिंग को रिपोर्ट करेंगे। एनी फोर्सेबल रिस्क ड्यूरिंग ऑडिट एनी फोर्सेबल रिस्क, ठीक है, कोई भी ऐसा मुमकिन रिस्क जो मौजूद हो, जो हो सकता है किस दौरान, ऑडिट के दौरान, उसके लिए ये वर्ड यूज हुआ है, एनी फोर्सेबल रिस्क। इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोजिंग मीटिंग कि भाई कब होगी, हम कब तक क्लोज कर ले। हैंडलिंग एनसीआरस, कंप्लेंट्स एंड अपील का क्या होगा प्रोसीजर, ठीक है। अब जी ये एक मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ क्योंकि ये ऑनलाइन सेशन चल रहे हैं, तो आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म करने के साथ जिस तरह पहले बहुत सारे लोगों ने मेरे साथ शेयर किया है, इसी तरह जो सुन रहे हैं इस लेक्चर को, जो कैरी ऑन कर रहे हैं इन लेक्चर्स की सीरीज को, तो वो क्या करेंगे कि वो ये बना के मुझे सेंड करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अच्छा, अब उसमें मैं तो 2 ग्रुप नहीं बनाऊंगा, आपने अपने आप को ही कंसीडर करते हुए ये सारा काम करना है। दोनों ग्रुप आपने अपने आप को डिसाइड, 1 विल एक्ट एज एन ऑडिटी, लेकिन अब क्योंकि ग्रुप बन नहीं सकते हैं, क्लासरूम ट्रेनिंग है नहीं, तो पहले ऑडिटी भी आपने ही परफॉर्म करना है और जो ऑडिटर है वो भी आप ही बनेंगे और ये मुझे बना के देंगे। क्या बनाएंगे? 1 विल एक्ट एज एन ऑडिटी, ये जरूरत नहीं है, मैं नीचे बताता हूँ। रेफरेंस डॉक्यूमेंट ऑडिट प्रोग्राम वो पहले बना चुके हैं और बता चुके हैं और कई लोग बना के मुझे शेयर भी किया। ऑडिट प्लान क्या है और ISO 45001:2018 जो बहुत सारे लोगों ने डॉक्यूमेंट मुझसे ले लिया, बाकी जिसको चाहिए हो वो मुझे मेल करके या व्हाट्सएप के ऊपर मंगवा सकता है जी। देन पर्पस to nurture and measure skills to ensure students can manage the meetings effectively and how they build rapport with auditee। rapport होती है बिल्कुल इब्तदाई इंफॉर्मेशन की जो रिपोर्ट बनती है या डॉक्यूमेंट बनती है उसको रैपर्ड बोलते हैं। 90 मिनट फॉर मीटिंग एंड 30 मिनट फॉर डिस्कशन। अब इसमें आप कहेंगे जी कि अब डिस्कशन कैसे 2 ग्रुप्स में होगी और ये ऐसे, तो उसमें आप अपने फ्रेंड को ले लें, किसी को भी लेके आप ये काम कर सकते हैं। और इवन मैं आपको बता रहा हूँ ये एफर्ट तो करनी पड़ेगी, लेकिन आप ऑडिटी भी बने, सेम टाइम में अगर आप ऑडिटर भी बनते हैं तो आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा
ठीक है, तो उसमें आप ये बना के मुझे सेंड करेंगे और पर्पज यही है, मैंने देखना है कि एज अ ऑडिटी आपने क्या सीखा, एज अ ऑडिटर आपने क्या सीखा, तो मेरा कंसर्न भी यहाँ पे ये असाइनमेंट देने का यही है। अब जी ऑब्जेक्टिव एविडेंस कलेक्शन, ऑब्जेक्टिव एविडेंस कलेक्शन के उसको जो शवाहिद इकट्ठे करने के लिए डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिव्यू, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज आएंगे, रिकॉर्ड्स, व्हाई देयर इज ऑन साइट डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिव्यू वंस इट हैज बीन कैरिड आउट प्रीवियसली, तो इसकी ये सवाल पैदा होता है। तो बेसिकली आप फिजिकली वहाँ पे देखते हैं कि रिकॉर्ड्स यहाँ पर भी मौजूद है या सिर्फ डेस्कटॉप ऑडिट के दौरान बना के खानापुरी की गई है। तो डॉक्यूमेंट का रिव्यू करना इसका ऑडिट का हिस्सा है, इसलिए हम इसको दोबारा मांगेंगे। ऑब्जर्वेशन होगी कि देखें 3 स्टेजेस, पहले आप डॉक्यूमेंट मंगवा लेंगे हर तरह के, पॉलिसीज, प्रोसीजर, एक्सीडेंट इंसिडेंट रिकॉर्ड, रिस्क असेसमेंट रिकॉर्ड, कॉन्ट्रैक्टर रिकॉर्ड सब मंगवा लेंगे। उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि आया जो रिकॉर्ड दिए गए ये वर्क प्लेस पे मौजूद हैं या इसी तरह से काम किया जा रहा है। देन आप इंटरव्यू करेंगे विटनेसेस को कि जो देखा गया, जो अपना प्रोवाइड किया गया, वो आप सुनने में कैसा है। ठीक हो गया जी। आगे आता है जी व्हाट इज एनी डॉक्यूमेंट आर रिकॉर्ड, ऑडिटर observation, interview statement that may lead the auditor to confirm a conformity or otherwise. Evidence can be both for compliance and non-compliance. मतलब आप कोई भी बात जो है ना, अगर आपको नॉन कंप्लायंस नजर आती है तो एविडेंस लाजमी होगा कि यार इसको देखते हुए या इस रिकॉर्ड को देखते हुए हमें ये मालूम हुआ कि यहाँ पे नॉन कंप्लायंस हुई है। मतलब ये नहीं कि बस हुई है तो हुई है, ऐसा नहीं है। नॉन कंप्लायंस के लिए भी उसी तरह एविडेंस देना लाजमी है जिस तरह कंप्लायंस के लिए देना है। ठीक है। एविडेंस वेरिफिकेशन क्या होगी, अब उसमें आपने जब वेरीफाई करना है कि एविडेंस इसी का है या एविडेंस कारआमद है, इफेक्टिव है, मौसर है, नहीं है, तो उसमें आप ये चीजें फाइंड आउट करेंगे। रेलेवेंट हो, सफिशिएंट एंड एक्यूरेट, कि काफी हो, जो बात अगर नॉन कंप्लायंस लगी है उसको पूरा करता हो, अगर कंप्लायंस लगी है तो उसको पूरा करता हो। फैक्ट बेस्ड हो, मतलब हवा में ना हो, हकाइक पे मबनी हो। सिग्निफिकेंट, वाज़ेह तौर पर चीजों को दिखा रहा होगा। वेरीफाइएबल हो, ऑडिट ट्रेड, मतलब पूरा उसका एक सीक्वेंस, एक ऑर्डर हमें नजर आए। एविडेंस कलेक्शन अप्रोच में क्या है, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, दोनों सूरतों में आप कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा बीच बीच में से आपने फिशिंग नहीं करनी, कि मछलियां नहीं पकड़नी बीच में से जिधर से पकड़ ली। आपने टॉप से स्टार्ट किया तो बॉटम तक जाएंगे, बॉटम से स्टार्ट किया तो आप टॉप तक जाएंगे। ऑन साइट डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिव्यू, अब ऑन साइट डॉक्यूमेंटेड क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होगी, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिशनर्स का, कि जितने भी लोग लो लेवल हाई लेवल पे उनको ये नहीं पता चल रहा होता कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सी हमें रिक्वायर्ड होंगी। तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब जिन्होंने ISO 5001 सर्टिफिकेशन नहीं भी करनी ना, मतलब इंडिविजुअल लीड ऑडिटर कोर्स नहीं भी करना, ये उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, जितने भी लोग हेल्थ एंड सेफ्टी में उन परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनका वास्ता चाहते ना चाहते हुए ऑडिट से ज़रूर पड़ता है। ऑन साइट डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिव्यू में पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, डॉक्यूमेंट्स ऑफ एक्सटर्नल ओरिजिन, रिकॉर्ड ऑफ कंप्लायंस, any other related occupational health and safety management system document, ensure the effective implementation, documents availability at point of use, consistency with nature and type of organization, obsolete document status and traceability, कि भाई किधर से क्या हिसाब चल रहा है। अब पहला तो आपने कर दिया, ठीक है। दूसरे में आपने मॉक ऑडिट परफॉर्म करना है, लेकिन ये अभी मैं नहीं दूंगा, इसको जो है मैं आपको इंशाल्लाह इसको एज एक्सरसाइज जो है लास्ट में इंशाल्लाह जब 5 दिन के लेक्चर कंप्लीट होंगे तब। अब आप सोचेंगे कि भाई इतने दिन का लेक्चर होता है पूरे दिन का, डे 3 का, तो ये क्या, अब जब ऑनलाइन करते हैं तो हमने चीज़ों को इस तरह से देखना होता है। और दूसरी बात यह है कि जब आप इसको देखेंगे उसके बाद बुक से कंसल्ट करेंगे तो थॉरली तो ये पूरे दिन का ही लेक्चर बनता है। चीज़ें आप देख लें, मज़ीद गाइडेंस किसी भी तरह की रिक्वायर्ड हो, एज़ यूजुअल बहुत सारे लोग उसके ऊपर गाइडेंस लेते हैं चीज़ों के ऊपर, और बहुत सारे लोगों की वजह से मेरा अपना नॉलेज भी मज़ीद इम्प्रूव होता है। तो इसलिए आप इनपुट्स लाजमी दें, और जो जो एक्सरसाइज देता हूँ, जो जो एक्सरसाइज उसमें मैंशन है, आप जब भी सुने, लाजमी नहीं है कि
और पहला लेक्चर जब रिकॉर्ड हुआ, आप कहें नहीं 2 दिन गुजर गए हैं तो अब हम नहीं, जब भी सुने तो उसकी वो फाइल बना के आप मुझे लाजमी भेजें ताकि मैं अपनी उसके अंदर इनपुट्स दे सकूं, ताकि आप बेहतर तरीके से इसके अंदर परफॉर्म कर सकें। बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।